नमस्कार। देखिए हम लोग अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, विभाज्यता का नियम। अब हम लोग देख रहे हैं कि इकाई का अंक और शेषफल प्रमेय। देखिए इससे क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जा रहे हैं और पिछला वीडियो जो है विभाज्यता का नियम से संबंधित है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पिछली बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सीटेट तो हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनाता है ना, और पिछले वीडियो से भी क्वेश्चन हर बार बनते हैं यूपी टेट में भी और सीटेट में भी। इसलिए अब आज हम लोग देखेंगे क्या इकाई का अंक तथा शेषफल प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए पहला जो टॉपिक होता है वो इकाई का अंक ज्ञात करने में होता है गुणा में इकाई का अंक ज्ञात करना। यानी कोई भी संख्या जैसे यहाँ दी गई गुणा के रूप में दे दी गई, अब इसमें ज्ञात करना है इकाई का अंक। तो इसमें आपको पूरी संख्या से गुणा नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे इकाई का अंक पूछ रहा है, तो आप इकाई वाली संख्या से ही गुणा कर लीजिए और वही आंसर आपका हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, जैसे इस संख्या में क्या हुआ 2 गुणा 3 और गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 3 12। अब 12 आ गया, 12 में इकाई का अंक क्या है 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, है ना। समझ में आया सभी को। यानी कभी भी अगर गुणा में इकाई का अंक दे तो आपको पूरी संख्या गुणा नहीं कराना, सिर्फ इकाई के अंक को आपस में गुणा करा लीजिए और जो भी संख्या आपको मिल रही है उसमें जो इकाई का अंक होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें इकाई का अंक क्या, यहाँ है 5, पहला 5, इसमें 5 आ गया इकाई का अंक, इसमें क्या आ गया 2 आ गया, है ना। तो 5 गुणा 2, फिर क्या आ गया 5 आ गया, फिर क्या आ गया 2 आ गया। इसका मान क्या है 5 दूना 10, 10 पचा 50, 50 दूना 100, 100 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, है ना। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने नोट करके लिखा है कि भाग वाले प्रश्नों में इकाई का अंक तभी संभव है जब शेषफल ना हो। यानी भाग वाले क्वेश्चन में अगर कभी इकाई का अंक पूछता है जिसमें डिवाइड करना होता है, तो उसमें अगर शेष बच रहा है या दशमलव में मान आ रहा है तो उसका इकाई का अंक ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीटेट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है कि संख्या दी गई है 3 7 5 9 गुणा 9 5 7 3 के गुणनफल में दहाई का अंक और इकाई का अंक का योग आपसे पूछा। देखिए सीटेट कैसे क्वेश्चन पूछता है, दहाई का अंक और इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है और उसको क्या करना है जोड़ देना है, उसका योग पूछ रहा है। इसमें क्या होगा, इकाई का अंक पहले हम लोग देते हैं इकाई के अंकों का योग। अब पहले इकाई का अंक निकाल दें। इकाई का अंक कैसे निकलेगा, 9 और 3 को आपस में गुणा कराएंगे, 9 गुणा 3 होती है 27, 27 में इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ 7, और दहाई में क्या है 7 और 5, है ना। तो 5 गुणा 7 7 25 35, इसमें इकाई का अंक क्या आ गया 5। अब क्या पूछा है, दहाई के अंक और इकाई के अंक का योग, तो 7 और 5 का योग क्या हो जाएगा 12, यानी यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घातांकीय संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे नोट करके लिखा है कि यदि घातांक के आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो घातांक की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे क्या, यहाँ पे लिखा गया है 7, 9 और 6, इस पे क्या लिखा गया है 9 7 7, ये घात है और ये आधार है ना। तो इसमें क्या कहा गया है कि आधार जो है यानी जो नीचे संख्या लिखी होती है है ना, इसमें अगर इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 है तो घात कुछ भी लगा दो आप, कितनी भी बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्या आप लगा दो, इकाई का अंक हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे इसमें इकाई का अंक क्या है 6, तो 6 पे आप कुछ भी घात लगा लोगे इकाई का अंक क्या आएगा 6 ही आएगा, है ना। कैसे ये आता क्यों, इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं बहुत कम समय में। देखिए 6 एक ऐसी संख्या है, या 0 आप ले लो पहले, 0 पे आप कुछ भी पावर लगाओ, 0 में किसी भी संख्या से गुणा करोगे आप 0 ही प्राप्त होगा,
है ना। तो इसलिए आधार अगर 0 है उस पर पावर कुछ भी लगा दो, मान उसका 0 ही आएगा, इकाई का अंक। एक में का भी वही हाल है, एक में किसी भी संख्या से आप गुणा कराते चले जाओ, इस पे भाई एक है ना, किसी संख्या से गुणा नहीं कराना। एक पे क्या है, पावर लगाना। एक पे पावर आपने 4 लगाया, तो एक से ही चाहे जितनी बार गुणा करो आप, कितनी भी बार गुणा करेंगे आपको संख्या क्या प्राप्त होगी, एक ही प्राप्त होगी, है ना। इसी प्रकार 5 से ही चाहे जितनी बार आप गुणा कराएं, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 5 ही आएगा। 50 25 25 पंचा 125 क्या आ गया, आपने 5 का 5 से कराया 25 आया, इकाई का अंक क्या 5 आया। और आपने फिर से 25 का 5 से गुणा कराया तो 125 आ गया। 125 में इकाई का अंक 5, यानी 5 का आप कितनी भी बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इकाई का अंक 5 ही आएगा। यही हाल 6 का भी होगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, अगर क्वेश्चन में ऐसी संख्या दी जाती है तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको सबसे पहले देखना है कि ये संख्याएं आधार के इकाई के अंक के रूप में अगर होंगी तो यही संख्याएं जो आधार के इकाई के अंक के रूप में होंगी वही इसका इकाई का अंक बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया कि नोट 0, 1, 5, 6 के अलावा अन्य घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घात में 4 से भाग देंगे और शेषफल प्राप्त कर लेंगे। प्राप्त शेषफल को ही इकाई की घात लिखेंगे और हल कर लेंगे। यदि, ये इम्पोर्टेंट, यदि शेषफल 0 आता है तो क्या करेंगे, इकाई के आधार का जो इकाई का अंक होगा उस पर घात क्या लगा देंगे, 4, है ना। देखिए अब हम लोग इसको देखते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसी से समझते हैं ये कैसा क्वेश्चन है। ये यूपी टेट 2020 में पूछा गया है कि 2153 की पावर 167 अब पहली कंडीशन क्या है कि किसी भी संख्या के पावर में जो भी संख्या दी गई उसको क्या करो, 4 से भाग कर दो। अब 4 से इसको आप भाग कर दीजिए, क्या आएगा, 4 का 4 बार 16, 7 बचा, 4 एक बार जाएगा ना, 4 का 4। अब यहाँ क्या बचेगा, शेषफल आया हमारे पास 3, है ना। 3 शेषफल आया तो 3 शेषफल को ही क्या करेंगे, 3, ये इकाई का अंक क्या है 3, तो इस पर क्या कर देंगे पावर 3, यानी जो भी शेषफल बचेगा उसी को इकाई के अंक के जो है घात के रूप में हम लोग लिख के उसको हल कर लेंगे। अब इसको आप हल करिए, क्या आएगा, इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 3 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 3 का 9 3 27, है ना। इसमें इकाई का अंक क्या आ गया, 7, 27 में इकाई का अंक क्या, 7। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 687 की पावर 40। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 40 में क्या होगा, 4 से भाग देंगे, ठीक है। ये कितने 10 टाइम्स जाएगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, यानी इसमें शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ, 0। अब जब 0 शेषफल हो तो हमने क्या सीखा हम लोगों ने कि जो 0 शेषफल हो तो उस संख्या दी होती है आधार में, उसके इकाई के अंक पर 4 पावर लगा देते हैं, यानी उस इकाई के अंक की जो घात होती है वो हम 4 लिख देते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसमें जो इकाई का अंक आता वही हमारा पूरे संख्या का इकाई का अंक हो जाता है। इसमें क्या करेंगे, 0 होते, इसमें आधार में इकाई का अंक क्या है, आधार में इकाई का अंक क्या है, 7। अब 7 के पावर 4, 7 की पावर 4, अब 4 का कितना, 7 का कितने बार, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 7 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब यहाँ हम लोगों के क्या सीखना है, यहाँ संख्या बड़ी हो रही है, कैसी बड़ी हो, जैसे 7 का 7 बार पढ़ा हम लोगों ने, कितना आया 49। अब 49 का 7 बार गुणा करना आसान नहीं लगता, हम लोगों को गुणा करने में समय लगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इकाई का अंक याद करने में क्या करेंगे, 49 से मल्टीप्लाई ना करके हमें इकाई का अंक चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 9, 49 का 9 ले लेंगे, तो 9 से क्या करेंगे, अगली संख्या में गुणा कर देंगे, अगला जो 7 हो गया, तो 7 9 63। अब 63 में 3 का गुणा, 63 में 3 इकाई का अंक हो गया, तो ऐसे में हम लोग 63 से 60 में गुणा ना करके
सिर्फ 3 का 7 में गुणा कराएंगे, है ना। तो 7 तिया 21, 21 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा हमारा 1, है ना। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 287 की पावर 25 प्लस 1252 की पावर 72 में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 287 की पावर 25 जो है, तो 25 को हम लोग भाग देते हैं किससे, 4 से। 4 का पावर जब 6 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 24, 4 छंग 24, यानी रिमाइंडर कितना आया 1। एक रिमाइंडर आया। यहाँ आधार में इकाई का अंक क्या है 7, यानी 7 की पावर क्या हो जाएगा 1। ठीक, प्लस में क्या लिखना है, यहाँ 1252 की पावर 72 को जो हम 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का पावर एक बार पढ़ेंगे 4, 32, 4 8 32, है ना, यानी क्या आ जाएगा 8, 32, यानी क्या हो जाएगा इसमें ये पूरा कट जाएगा। जब पूरा कट जाएगा तो क्या हम लोगों को पढ़ा कि आधार की इकाई के अंक पे क्या लिख देते हैं, अंक पे जो पावर होती है वो 4 मान लेते हैं। यहाँ इकाई का अंक क्या है 2 पे पावर क्या हो जाएगी 4, क्योंकि यहाँ क्या है रिमाइंडर 0 रिमाइंडर आया तो क्या कहते हैं पावर में 4 लिख देते हैं। 4 यानी इसका मान क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16। 16 में क्या करेंगे, 16 को आप ना ऐड करिए, क्या करिए 16 को आप एक हटा दीजिए, सिर्फ इकाई का अंक याद करना, तो इकाई का अंक ऐड करते हैं, यानी 7 और 6 13। इसका मान क्या हो गया 13, 13 में इकाई का अंक क्या हो गया 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं शेषफल पर आधारित प्रश्न, यानी शेषफल ज्ञात करने के लिए है पूछता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा गया किसमें, यूपीटर 2016 में पूछा गया, 2016 में भी ये भी पूछा गया है। देखते हैं ये कैसे होगा। एक कभी भी आपको ऐसे दे दिया जाए, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 29 की पावर 75 को 28 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हम लोग करते क्या है, इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करिए, आप 29 लिखिए, 29 की पावर 75 और बटे में क्या लिखेंगे 28। अब आपको देखना क्या है कि ऊपर वाली जो संख्या है, यानी अंश वाली जो संख्या है, उसका आधार हर वाले आधार से कितना बड़ा या छोटा है, हर वाले से तुलना करना, है ना। यहाँ क्या है, हर में 28 है, 28 से 29 क्या हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या है +1 हुआ, +1 हुआ, है ना, यहाँ पे +1 हो गया। अब ये अब इस सारी संख्या को हम लोग भूल जाएंगे। अब क्या करेंगे, +1 हमें प्राप्त हो तो +1 की ही पावर क्या लगा देंगे 75, जो भी अंश वाले पे पावर हो वही पावर क्या लगा देंगे हम 1 पे। तो भैया क्या क्या प्राप्त होता है, 1 पे कोई भी कितना भी पावर लगा दो मान हमेशा 1 ही रहता है ना। तो यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा 1। आइए एक बार फिर से हम इसे समझते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को हम सबसे पहले देखेंगे कि जो अंश वाली संख्या है वो हर वाली से कितना कम या ज़्यादा है। तो जितना कम या ज़्यादा होगा उतने पर ही जो है अंश वाला पावर हम लोग लगा देते हैं। जैसे यहाँ 28 से 1 ज़्यादा है 29, तो यहीं +1 पे क्या हम लोग पावर 75 लगा देंगे, और इस 1 पे कोई भी संख्या हो कितना भी पावर हो उसका मान 1 ही होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 13 की पावर 50, 13 की पावर 50 बटे में क्या है 14। अब लोगों को यहाँ क्या देखना है कि हर से अंश कितना कम या ज़्यादा है। तो यहाँ पे अंश क्या है -1 टाइम्स कम है, यानी अंश क्या है छोटा है, कितना छोटा है 1 अंक, यानी यहाँ क्या हो जाएगा -1, है ना, -1 है। अब अंश में पावर कितना लगा 50, यहाँ पावर लगा देंगे 50। अब देखिए लोगों ने जो पहली वीडियो में सीखा था, सबसे पहली वाली वीडियो में सम और विषम संख्याओं के बारे में, यहाँ पे उसका रूल फॉलो होगा। क्या रूल फॉलो होगा, कोई भी संख्या अगर माइनस में है और उसका पावर अगर कोई सम संख्या है, तब उस संख्या का मान हमेशा क्या होता है प्लस में आता है। क्या होता है प्लस में आता है। कब, जब कोई भी संख्या माइनस में दी हुई हो और उसका पावर एक सम संख्या हो, तब मान हमेशा प्लस में आता है। और अगर पावर एक विषम संख्या हो तब मान क्या आता है माइनस में आता है।
इसको आप ध्यान रखिएगा, ये रूल हर जगह फॉलो होता है। अब यहाँ चूँकि 50 है पावर में, तो 50 क्या है, एक सम संख्या है, तो एक -1 की पावर 50 एक सम संख्या है, तो इसका मान क्या हमें प्लस में प्राप्त होगा। प्लस में कितना प्राप्त होगा, एक पे चाहे इतना पावर लगाओ, इसका मान एक ही, यानी इसका मान क्या हो जाएगा +1, या हम लोग इसका आंसर क्या लिख देंगे 1, है ना। याद रखिएगा ये क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं, यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ भी वही नियम फॉलो हो रहा है। क्या, अभी आपको दिखाते हैं सम और विषम संख्या के आधार पर और बाई ऑप्शन कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 2012 सीटे में पूछा गया। क्या है, देखिए कोई भी सम संख्या हो, कोई भी सम संख्या हो, और उसमें से अगर -1 आप निकाल दें, यानी 1 क्या करें, घटा दें, तब उसका मान क्या हो जाएगा, वो विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी किसी भी सम संख्या में एक आप जोड़ दें या घटा दें तो उसका मान हमेशा एक विषम संख्या प्राप्त होती है, ये हम लोग जानते हैं, पहले हम लोगों ने सीखा। और किसी भी सम संख्या का गुणनफल भी सदैव एक सम संख्या ही प्राप्त होती है, ये भी हम लोग जानते हैं। उसी को हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, देखिए 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, यानी ये कितना हो जाएगा 1024, है ना। 1 GB में कितनी MB, 1024, ये वही है ना, 1024, 1024। अब यहाँ -1, अब ये क्या 1023 मान इसका प्राप्त हुआ, 1023। 1023 क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। देखिए 1023 जो है वो एक विषम संख्या है। अब इस ऑप्शन में हमने देखा कि 3 ऑप्शन जो पहले वाले वो एक सम संख्या है, तीनों ऑप्शन एक सम संख्या है, और सम संख्या का गुणनफल हमेशा एक सम संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे जो मान आ रहा है वो एक विषम संख्या है, 1023, है ना। तो क्या इन तीनों संख्याओं से 1023 डिविजिबल होगा, नहीं होगा, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका आंसर, है ना। बगैर विभाजित किए आप इसका आंसर दे सकते हैं, सिर्फ अपना दिमाग थोड़ा सा खर्च करके, है ना। देखिए अब कल चूँकि पेपर है इसलिए हम लोग अगला वीडियो नहीं ला पाएंगे, इसलिए आपको बताते चलें कि यहाँ जो हमने 2 क्वेश्चन नीचे लिखे हैं, ये क्वेश्चन यूपी टेट और सी टेट बार बार पूछता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। वैसे सभी लोग पढ़ते हैं लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप लोग देख लीजिएगा। क्या है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, यानी मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ये इम्पॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है और कभी कभी क्या कहता है, इस फार्मूले को घुमा देता है, यानी कभी 3 माध्यिका को इधर ले आएगा, कभी 2 माध्य को इधर ले आएगा, कभी बहुलक को इधर ले आएगा, तो कुछ ना कुछ उसमें पक्षांतर करके आपसे पूछेगा, तो आप ये याद रखिए, बाकी आपसे बन जाएगा, है ना। और दूसरा जो पूछता है वो साइको में पूछता है। साइको में क्या पूछता है, बुद्धिलब्धि का सूत्र, बुद्धिलब्धि का सूत्र मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणे 100, ये भी आप याद रखिएगा, ये बार बार पूछता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, वो क्या है, वो इसी बहुलक माध्य और माध्यिका से पूछता है कि ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन में ये तीनों चीज़ दे देगा और एक ऑप्शन भिन्न कर देगा, तो आपसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन जो है सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो आपको इन 3 ऑप्शन जिसमें दिख जाएंगे उसको आपको नहीं टिक करना है, इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन देगा उसी पे आप लोग टिक कर देंगे और वही गोला सही माना जाएगा। इस माध्यम से अगर आपसे सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पूछा जा रहा है तो इन तीनों चीज़ों पर भी ध्यान रखिएगा। और मिलेंगे फिर अगले किसी वीडियो में, और हम लोग अब आगे सीटेट की तैयारी करेंगे और आने वाली सुपर टेट परीक्षा की तैयारी करेंगे, है ना। मिलेंगे फिर कभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।